दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर के डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा इस टॉपिक पे आज का हमारा थर्ड सेशन होने जा रहा है। और आज का ये जो टॉपिक है हमारा, ये क्रक्स होने जा रहा है पिछले जो हमने एपिसोड्स किए। यानी कि आज की इस वीडियो में कंप्लीट हमारा जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आपको जो डिसीजन मेकिंग टॉपिक है, देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, पहली बात तो आपको ये चीज बता दूं दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग टॉपिक है और डिसीजन मेकिंग अलग टॉपिक है। तो जो आपका डिसीजन मेकिंग वाला कंपोनेंट है वो आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और यहां से शुरू हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम मतलब डिसीजन मेकिंग पे हमारी जो है वो प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा आज का ये क्रक्स होने जा रहा है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं, ये वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको पिछली वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो पे, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो भाई साहब पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ जो है वहां पे मिल जाएगी। और इसके साथ में ही दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वो आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन वहां से आप देखेंगे, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन द एग्जाम काउंसलर पे के नाम पे आपके प्ले स्टोर में मिल जाएगी। तो वो आप इंस्टॉल करें। ऐप पे हमने क्या काम किया है कि हमने अब डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एक सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे कल, यानी कि कल। आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं इस पे काम कर रहा हूं, कंटेंट हमारा रेडी है, बस हमको ये प्रैक्टिस सेट्स जो है वो लॉन्च करने हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट्स हमने जो है वो बहुत जल्द इस पे स्टार्ट करने हैं, तो आप जरूर उसमें एनरोल करें। वहां पे आपकी प्रैक्टिस, अगर आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा दावा है कि आपकी तैयारी जो है वो, आपका ये वाला टॉपिक, ये 16 मार्क्स जो आपके हैं ये आपके पूरे रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा दावा है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आप ये सारा फॉलो करें जो मैंने आपको चीजें बताई। देखिए सबसे पहले आपका डिसीजन मेकिंग क्या है। देखिए डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा था कि डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये एक साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस होता है जिसमें आप सोचते तो साइकोलॉजिकली है, लेकिन फिर उसके बाद जो आप फैसला लेते हैं वो फिर आपका फिजिकली होता है। मतलब ये कि किसी भी चीज को लेके, एनीथिंग, किसी भी चीज को लेके अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हैं और आपने वो फैसला ले लिया तो वो आपका डिसीजन कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ कोट करना चाहूंगा। जैसे कि अभी आप मान लीजिए जेकेएसएसबी फॉरेस्टर के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, आप जेकेएसएसबी फॉरेस्टर के लिए पढ़ रहे हो। एक ऑप्शन आपके पास ये है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जेकेपीएससी के लिए पढ़ो, जेकेपीएससी जेकेएएस के लिए पढ़ो। अब आप यहां पे क्या काम करोगे कि आप यहां पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, इन दोनों एग्जाम्स का कंपैरिजन करोगे, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये अगर इसकी तैयारी करोगे आप तो आपके कितने परसेंट चांसेस हैं सिलेक्ट होने के, अगर आप इसकी तैयारी करोगे तो आपके कितने परसेंट चांसेस हैं आपके सिलेक्ट होने के। उसके बाद ये जो प्रोसेस है जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का एग्जाम है, अगर आप ये देंगे तो इसमें आपके कितने एग्जाम्स होंगे और इसमें आपके टोटल कितने एग्जाम होंगे, इसमें आपका सिलेबस क्या होगा, इसमें आपका सिलेबस क्या होगा। ये सारी चीजें जब आप एनालिसिस करोगे और उसके बाद फाइनली आप एक डिसीजन लोगे। देखो भाई, दोनों तो हो नहीं सकता है ना कि जे के साथ में केएस भी हो जाएगा आपका और फॉरेस्टर भी हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो कहने का मतलब यह है कि अब आपके बीच में, अभी आपके माइंड में दो डिसीजन अभी हैं, आप फैसला नहीं ले रहे हैं।
तो आप यहाँ पे क्या काम करेंगे कि भाई आप ये सोचोगे कि नहीं अभी मुझे जॉब लेनी है। अगर मान लो आपने यहाँ पे सोच लिया यहाँ पे 80-90% चांसेस हैं कि मेरा हो जाएगा। केस में आपको लगता है कि भाई 20% आपको लगता है, 10 से 20% आपको लगता है कि हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप फिर ये फॉरेस्टर का डिसाइड करोगे कि मैं इसी के लिए पढ़ूंगा और मैं यही जॉब ज्वाइन करूंगा। तो फिर कहीं ना कहीं आप फॉरेस्टर जॉब ज्वाइन करोगे और फिर वो कहलाएगा आपका डिसीजन, यानी कि आपने अपनी लाइफ का फैसला जो लिया, अब आपको फॉरेस्टर के लिए पढ़ना है। फिलहाल आपको कुछ ना कुछ जॉब लेनी है, तो आपने क्या डिसीजन ले लिया, आपने फॉरेस्टर की जॉब ले लेनी है। तो डिसीजन होता है कि भाई एनी कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कोई भी ऐसा फैसला जो हम लेते हैं जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करे, जो हमारे नेबर्स की, या अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं तो आपके जूनियर सबऑर्डिनेट्स की लाइफ को इम्पैक्ट करे, वो आपका डिसीजन कहलाता है। देखो यार, स्टेप्स ऑफ डिसीजन, डिसीजन के स्टेप्स, डिसीजन में स्टेप्स क्या क्या आते हैं। देखो पिछली वीडियो में मैंने ये स्टेप्स आपको नहीं बताया थे, ये आपका वैल्यू एडिशन है, ये आप ऐड कीजिएगा अपने नोट्स में। अच्छा, जो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ऐसे होने मतलब होते क्या है और क्या क्या आपके स्टेप्स जो है वो इसमें होने चाहिए। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। भाई सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश करोगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका काम क्या है, ठीक है, आपको फर्दर प्रोसेस क्या करना है, ठीक है। तो पहले आपने इस्टेब्लिश किया, आपने ऑब्जेक्टिव्स को देखा, ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्टिव्स देखे उसके कि भाई इसका मेरा जो डिसीजन लेना, जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, गोल क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को आप क्या कहते हो, गोल कहते हो, ठीक है। तो मतलब पहली बात तो जो डिसीजन में स्टेप क्या आता है, पहला स्टेप आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल। मतलब आपने गोल बनाना है, एक सबसे पहले आपने एक इस्टेब्लिश करना है गोल। तो मतलब गोल, अभी आपको मान लो मैंने आपको फॉरेस्टर और JKAS की एग्जांपल दी, ठीक है। आपने सबसे पहले आपने, अगर आपके पास ये दो एग्जाम्स थे ही नहीं, तो आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, दैट मीन्स आपके पास कोई गोल था ही नहीं। अब आपने जब गोल बना लिया कि भाई मेरे पास ये दो एग्जाम्स है, ठीक है, आपने एस्टेब्लिश किया कि मेरे पास ये दो है, फिर आपने उनकी क्लासिफिकेशन की, यहाँ पे देखो आपने क्लासीफाई किया, ठीक है। और फिर आपने, मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी कहा कि मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटिव ऑप्शन का एनालिसिस किया कि अगर आपका फॉरेस्टर नहीं होगा तो JKS में क्या कितने परसेंट चांसेस होंगे, अगर आपका केस नहीं हुआ तो फॉरेस्टर में फॉरेस्टर हो सकता है क्या। अल्टरनेटिव एक्शन का आपने क्या काम किया, मतलब आपने अल्टरनेटिव एक्शन का क्या काम किया, एनालिसिस किया आपने। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है, फिर उसको इवेल्युएट किया, ठीक है। अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं फॉरेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए का, तो ये क्यों ले रहे हैं आप, ठीक है, वो पूरा इवेल्युएट करना है। उसके बाद डिसीजन इवेल्युएटेड फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद फिर आपने क्या काम किया, वो डिसीजन जो है वो इवेल्युएट किया, उसको उसका एनालिसिस किया कि भाई उसका रिजल्ट फर्दर क्या हो सकता है, इन फ्यूचर उस पे क्या, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, उसके बाद आता है आपका जो डिसीजन है उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। रीइवैल्यूएशन एंड लिस्टेड, तो उसके बाद आपने रीइवैल्यूएशन की और लिस्ट किया, ओके। तो मतलब फिर उसके आपने उस पूरे प्रोसेस को जो है वो दोबारा रीइवैल्यू किया, ठीक है, और उसके बाद उसको लिस्ट कर दिया। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अच्छा, उसके बाद आता है आपका डिसीजन मेकिंग में आता है इफेक्टिव लिस्निंग इन इंटरपर्सनल स्किल्स। जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल में आपका इफेक्टिव लिसनिंग जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि लिसनिंग का काफी बड़ा सिग्निफिकेंस है, इसका डे टू डे लाइफ में डिसीजन मेकिंग, डे टू डिसीजन मेकिंग आपकी इज बेस्ड ऑन योर ओन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, लिसनिंग उसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर आप अच्छे लिसनर हो तो आप प्रॉब्लम को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ सकते हो।
अब देखो, चाहे कोई आईएएस एस्पिरेंट हो या चाहे कोई ऑफिसर हो, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करे कि उसको वो गुड लिसनर हो। ठीक है, वो उसके अंदर वो लिसनिंग के गुण हो, वो पहला बात तो ये हमें सिखाता है। उसके बाद बोलता है कि अब क्या क्या आपकी जो लिसनिंग है, लिसनिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि लिसनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती, और जो सेंडर मैसेज करना चाहता है, मतलब मान लो आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, आपके साथ 5-6 बंदे हैं, आप में से एक बंदा है वो क्या कर रहा है कि आ, अलग ही अलग अलग टाइप का जो है वो अपने ही धुन में है। ठीक है, मतलब 3-4 ग्रुप के मतलब 1, 2, 3 और 4 बंदे हो आप, आपका एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, आपकी अब चारों ग्रुप्स में एक ऐसा बंदा है जो बात कर रहा है, 3 को सुना रहा है, कुछ 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 डिस्कशन चल रही है। ठीक है, मान लो ये एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मैं जरा इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। मान लो ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि भाई हमने क्या काम करना है, हमने मनाली जाना है, हमने मनाली जाना है, हमने लेह जाना है, तो हम क्या काम करेंगे, हम ट्रिप प्लानिंग करेंगे। अब पहले एक बंदा बताएगा, उसके बाद दूसरा बंदा बताएगा, तीसरा, चौथा। अब जब एक बंदा बताएगा तो फिर उसके 3 बंदे सुनेंगे। पहला बंदा ये बताएगा कि भाई देखो यार, हमारे पास कम से कम 10,000 के एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, बाकी लोग 3 लोग सुनेंगे। उसके बाद दूसरा उठ के बोलेगा कि नहीं यार, 10,000 नहीं यार, कम से कम 8 में ही काम चला लेंगे। फिर तीसरा उठेगा, बोलेगा नहीं यार, 8 में नहीं, ठीक है यार, 12,000 भी हो जाएगा तो कर लेंगे यार, कोई बात नहीं, हमने कौन सा रोज रोज जाना है। फिर चौथा बंदा आएगा कि वो बोलेगा नहीं यार, ठीक है यार, 8 से 10 हजार का अगर एक्सपेंसेस आएगा 3-4 दिन का, 1-2 दिन का, तो भाई चल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि पहले एक बंदा बात कर रहा है, फिर दूसरा बंदा बात कर रहा है, फिर तीसरा बंदा बात कर रहा है, फिर चौथा बंदा बात कर रहा है। तो इससे आपको ये समझ आया कि अगर यहाँ पे गुड लिसनर्स ये 3 बंदे नहीं होते तो ये इसको सुनते ही नहीं, तो यहाँ पे कोई प्लान एग्जीक्यूट होता ही नहीं, यहाँ पे कोई डिसीजन होता ही नहीं, कोई डिसीजन लिया ही नहीं जाता। तो गोया कि यहाँ पे ये बंदे एक दूसरे के साथ मिल गए, एक दूसरे के साथ डिस्कशन की। जैसे ही एक दूसरे के साथ डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद एक बंदे ने पहले बात की, फिर 3 सुनने लगे उसको, फिर दूसरे बंदे ने बात की, फिर 2 उसको, 3 फर्दर जो बाकी 3 वो सुनने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक एक बेटर और इफेक्टिव लिसनिंग हुई। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में लिसनिंग भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अब जब आपने प्लान किया है, अब आपने डिसीजन मेकिंग किया है, क्या किया है आपने, डिसीजन डिसीजन ले लिया है कि आपको मनाली जाना है, लेकिन डिसीजन लेने से पहले आपको ये चीजें तो करनी है। सेल्फ मतलब इंट्रोस्पेक्शन भी तो करनी है, आपने इस चीज का एनालिसिस भी तो करना है कि भाई आपका खर्चा कितना आएगा, आपके साथ कौन कौन जाएगा, ये सारी चीजें आप प्लान करोगे। और वो तब होगा जब आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे जिसके साथ आप जा रहे हो। ठीक है, जब आप उनके साथ मशवरा करोगे तो आप क्या काम करोगे, उनको लिसन करोगे, सुनोगे। जब आप एक दूसरे की बात सुनोगे, समझोगे, और उसके बाद ही जो है वो आपकी जो डिसीजन है वो प्रॉपर और अच्छी ली जाएगी। उसके बाद बोलता है कि इट इज क्लियर दैट लिसनिंग इज एन एबिलिटी फॉर एवरीवन मस्ट डेवलप। देखो यार, लिसनिंग जो सुनना होता है ना, हम हमेशा से जो है वो एक अच्छे लिसनर होने चाहिए। ठीक है, हमें एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए, जब भी कोई बात कहे तो हमें उसकी पूरी बात सुननी चाहिए, पूरी बात को हमें सुनना चाहिए। ठीक है, तो लिसनर बहुत ज्यादा जरूरी है, लिसनिंग एबिलिटी। बोलता है सबसे पहले आपने अब क्या क्या है, क्या क्या स्टेप ऐसे हैं जो आपने फॉलो करने हैं टू इनहांस योर लिसनिंग एबिलिटी। अपनी सुनने की क्षमता को कैसे आपने इनहांस करना है। देखो, सबसे पहले आपने पे अटेंशन, आपने क्या काम करना है कि जो जो आगे स्पीकर है वो क्या चीज कहना कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ये जो बता रहा है मुझे क्या चीज बता रहा है। ट्राई टू मेक आई कॉन्टेक्ट एंड ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, आई कॉन्टेक्ट बनाओ और बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो उस बंदे के साथ जिसके जो आपके साथ बात कर रहा है। ठीक है, मेक द स्पीकर फील दैट यू आर लिसनिंग टू हिम। देखो, जब आप बात कर रहे हो वहां पे
एक फीडबैक होता है। देखो जब आप टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, वहां पे फीडबैक देना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब फीडबैक से आपको कैसे समझाऊं, देखो मान लीजिए मान लीजिए मैं और मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा है, ठीक है, या कोई, या मेरे सामने कोई बड़ा मेरा उस्ताद है, मेरा कोई टीचर है, ठीक है। अब वो कुछ सुना रहा है, वो सुना रहा है और मेरा दिमाग कहाँ गया है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम रील्स में, व्हाट्सएप में और यूट्यूब में, ठीक है। अब यहाँ पे वो तो सुना रहा है कहानी, मतलब उसने कम से कम 35 मिनट्स 40 मिनट्स तक, अब मान लो आपको कहानी सुना दी और उसके बाद फिर आप बोल रहे हो कि भाई पूरा दोबारा से बताना, मेरा जरा, मैं सुना नहीं। क्या मतलब, मैंने सुना नहीं, मुझे दोबारा से बताओ। तो वो क्या हुआ, वो यहाँ पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन लैग कर गया। और यहाँ पे बोल रहा है कि अब आपने इस तरह से बातचीत करनी है, आपने स्पीकर को फील कराना है, आपने बोलने वाले को फील कराना है कि नहीं आप उसको सुन रहे हो, आप उसकी कदर कर रहे हो, ठीक है। इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट द स्पीकर मस्ट बी, अच्छा, अगर आपको कोई डिफिकल्ट चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप सुनने वाले को बता सकते हैं। बाकी फीडबैक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यार, फीडबैक पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो जब आप और आपका दोस्त बात कर रहे हैं, आप इसको कोई बहुत जबरदस्त टॉपिक पे बात कर रहे हो, आप अब आपका दोस्त क्या कर रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हाँ यार, हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल, हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से जो हम क्या बोलते हैं, वो हमारा फीडबैक होता है। दैट मीन्स जब फर्स्ट पर्सन बात कर रहा होता है तो उसके रिप्लाई में जब हम जवाब देते हैं, मतलब रिप्लाई में जब हम उसको जवाब देते हैं, तो हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये वो, इस तरह की जो वर्डिंग्स हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक। तो बोलता है आपके कम्युनिकेशन में वो फीडबैक भी मेरे भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वो फीडबैक आप क्या करते हो, वो फीडबैक आप देते हो। ट्राई टू गेस वेयर द डिस्करेज इज लीडिंग। तो भाई गेस किया करो डिस्करेज कहाँ लीड कर रहा है। इफ यू आर अटेंड टू वेल फोकस्ड प्लान योर थिंग माइन्यूटली। तो बोलता है कि गेस किया करो कि कौन सी चीज में, ट्राई टू गेस वेयर द डिस्करेज इज लीडिंग, ठीक है, जहां पे डिस्करेज को लीड किया जा रहा है, ठीक है। इफ यू आर अटेंड टू वेल फोकस, तो आप इन चीजों को जो है वो इग्नोर करोगे। और कहीं पे इधर यहाँ पे देखो, गुड, उसके बाद गुड लिसनिंग गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। अच्छा, गुड लिसनिंग जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देती है। अब यहाँ पे फर्दर बताया गया है मेरे भाई कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो लिसनिंग के कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ पे देखिए, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, सॉल्विंग प्रॉब्लम, और क्या है, शेयरिंग विद अदर्स, शेयर विद अदर रिसीविंग इंफॉर्मेशन। ये ऐसे 3 स्टेप हैं जो लिसनिंग में आपके काम आते हैं, काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद अब आते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पे बता दो मैं एक बार आपको दोस्तों कि डिसीजन मेकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। तो अब हम प्रैक्टिस सेट अपने ऐप पे लॉन्च करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आपको पता चलेगा किस तरह का पेपर आ सकता है, ठीक है। देखो यार, मतलब आपको इस चीज से आप एटलीस्ट इतना आपको आइडिया लग जाएगा कि आप जो है वो आपका जो पेपर है, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में किस तरह के टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मान लो मैंने 10 प्रैक्टिस सेट दिए हैं आपको, और 10 के 10 का आपने प्रिंट आउट किया, निकाले, घर पे आए, आपने पूरे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को किया, फिर उसके आंसर देखे, आपने एनालिसिस किया। उससे क्या हुआ कि आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आपको फिर एग्जाम में प्रॉब्लम उससे नहीं होगी। नाउ अब यहाँ पे आपके जो है वो क्वेश्चंस है, और इन क्वेश्चंस का मैं उम्मीद करूंगा आपको जो है वो आपको आगे आंसर देना है। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आप खुद भी पढ़िए, तब तक मैं लेट मी ड्रिंक वाटर। चलिए,
पढ़िए। ओके, सो यहाँ पे बताया गया है, द सेक्शन ऑफिसर हैज फॉरगॉटन टू इन्फॉर्म यू about a meeting you are required to attend. You were absent on that day and have been sent a notice by the deputy secretary. You were on the very good terms with the section officer and do not want to expose him. You would. देखो भाई, बहुत जबरदस्त तरह की जो है वो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये डिसीजन मेकिंग का है। ठीक है, याद रखिएगा, डिसीजन मेकिंग की एक प्रॉब्लम है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि भाई बताओ, आप आप ये मतलब आप छुट्टी पे थे, ठीक है, आप एब्सेंट थे, आप छुट्टी पे थे और आपके सेक्शन ऑफिसर ने आपको छुट्टी दी थी। आपके सेक्शन ऑफिसर को पता था, लेकिन आपको अचानक पता चलता है कि आपका सेक्शन ऑफिसर आपको बोलता है कि आपको एक मीटिंग में जो है वो अटेंड करना है, मीटिंग अटेंड करनी है। और आप क्योंकि अब आप एब्सेंट थे, तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पे यू आर एब्सेंट ऑन द डे। अच्छा, अब आप क्योंकि एब्सेंट थे तो आपने वो मीटिंग अटेंड नहीं की। अब ये बताया जा रहा है कि अब आपको नोटिस मिला है किससे, डिप्टी सेक्रेटरी से, और पूछा जा रहा है कि यू वर ऑन द गुड टर्म्स विद द सेक्शन ऑफिसर एंड डू नॉट वांट टू एक्सपोज हिम। तो अब बोलता है कि आप अपने ऑफिसर के साथ अच्छे टर्म्स पे थे और आप ना एक्सपोज नहीं करना चाहते, अब आप क्या करोगे? ठीक है, तो सेंड अ रिटर्न रिप्लाई offering some plausible excuse, seek an appointment with the deputy secretary, take the blame yourself, get philosophical about the whole thing. Philosophical about the same thing. तो आप क्या करोगे? देखो यार, ये ऐसी एक ये डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट है, और डिसीजन मेकिंग जो है वो यहीं से शुरू हो जाता है आपका। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही? अब क्योंकि आपका ऑफिसर कौन है, आपके ऊपर कौन है, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ आपका सेक्शन ऑफिसर एसओ आपके ऊपर है, और आपसे ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो है, और नीचे आप हो। नाउ आपको बताया गया था कि आपकी मीटिंग है, लेकिन उस दिन आप छुट्टी पे थे, और आपके सेक्शन ऑफिसर ने आपको नहीं बताया, आपको भूल गए आपके सेक्शन ऑफिसर बताने कि आपकी जो है वो मीटिंग है, आपके सेक्शन ऑफिसर ने आपको नहीं बताया। तो अब आप क्या करोगे? आप ब्लेम खुद को दोगे, या दोषी अपने अपॉइंटमेंट डिप्टी सेक्रेटरी से लोगे कि हाँ भाई मुझे अपनी अपॉइंटमेंट दो, सर मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं आपके साथ बात करूंगा। तो यहाँ पे बेहतर क्या रहेगा, आप यहाँ पे डिसीजन क्या लोगे? आप अपने आप के ऊपर ब्लेम लोगे, आप अपने बड़े ऑफिसर पे जो है वो आंच नहीं आने दोगे। आप ये डिप्टी सेक्रेटरी को ये नहीं बताओगे कि नहीं नहीं, मेरे एसओ ने तो मुझे बताया नहीं, सेक्शन ऑफिसर ने तो मुझे बताया नहीं, हाँ हाँ मैं छुट्टी पे था लेकिन मेरे इस सर ने नहीं बताया, बस ठीक है उसको ही पकड़ो। आप इस तरह से आप नहीं करेंगे, तो आप जो है वो आप क्या काम करेंगे? आप अपने आप के ऊपर ब्लेम लेंगे कि हाँ भाई मेरी गलती है। You have a flat in South Delhi which has been rented out. As a tenant was your friend, you did not sign a lease agreement. Your father is retiring, and you have to vacate government quarter within 6 months. Unfortunately, the tenant is refusing to move. You would. देखो, दूसरा जो डिसीजन मेकिंग है, दूसरे डिसीजन मेकिंग में क्या है कि आपको यहाँ पे एक इशू हो गया है। वो इशू क्या है कि आप एक फ्लैट है आपका साउथ दिल्ली में, जिसको रेंट पे दे दिया गया है, ठीक है। एज द टेनेंट वाज योर फ्रेंड,
फ्रेंड यू डिड नॉट। अच्छा, अब जो जिसके घर में आप रेंट पे थे वो आपका दोस्त था, और आपने किसी भी तरह का कोई लीज एग्रीमेंट नहीं किया था उसके साथ। आपका बाप फादर साहब जो है वो बहुत जल्द रिटायर कर रहे हैं, एंड यू हैव टू वैकेट गवर्नमेंट क्वार्टर। तो आपको गवर्नमेंट क्वार्टर वैकेट करना है, खाली करना है विद इन 6 मंथ। अनफॉर्चुनेटली द टेनेंट इज रिफ्यूजिंग टू मूव। अब ये जो टेनेंट है ये इनकार कर रहा है मूव करने से, आप क्या काम करोगे? सबसे पहले रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस, हायर गून्स टू गेट हिम थ्रो आउट, फाइल द कोर्ट केस, बकल अंडर द प्रेशर एंड सेल द प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जरा सोच के देखिए। बकल अंडर द, भाई ये भी नहीं हो सकता, ये कंट्रोवर्शियल है। ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो आपका दोस्त है। ये भी नहीं हो सकता है, तो भाई यहां पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज मिसिंग फ्रॉम द ऑफिस, द पेपर वाज हैंडेड ओवर टू द असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट फॉर सेफ कीपिंग, इट इज हाउ मिसप्लेस्ड यू वुड। देखो भाई, आपके डिपार्टमेंट में, आपके ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट था, आपका एक डॉक्यूमेंट था, वो ऑफिस से मिस कर रहा है, मतलब वो गुम हो गया है, मिसप्लेस हो गया है। अब आपने क्या काम किए थे? आपने पेपर्स को हैंड किया था किसके पास? असिस्टेंट का डिपार्टमेंट में किसी असिस्टेंट के पास आपने दिया था सेफ कीपिंग के लिए, लेकिन ये मिसप्लेस हो गया है। अब आप इस पे क्या काम करोगे? आप सस्पेंड करोगे असिस्टेंट को, गिव हिम टाइम्स वीक टू लोकेट द डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट, इन्फॉर्म द हेडक्वार्टर्स, गेट हिम रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक इंसानियत होने के नाते यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा कि आप उसको टाइम दोगे। हाँ भाई ठीक है, आप इतने टाइम में मुझे करके दो। यू आर इन ए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, यू आर in charge for handing out compensation for the victims of High Court bomb blast in 2000 September 2011. The families of the victim are not happy with the way in which compensation cases are being held. The, they accuse you of malpractices. You would, देखो, आप इंचार्ज हो किसके? हैंडिंग आउट द कंपनसेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ द हाई कोर्ट बम ब्लास्ट। मतलब सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो हाई कोर्ट बम ब्लास्ट हुआ था सितंबर 2011 में। अब उस बम ब्लास्ट में जितने भी फैमिलीज के मेंबर्स की डेथ हो गई थी, ठीक है, अब उनकी डेथ की जो कंपनसेशन है, ठीक है, उनकी कंपनसेशन को आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है, आपको उनको कंपनसेशन मिलनी चाहे, कितना घर उनका कितने फैमिली मेंबर उनके मर गए हैं, कौन क्या कोई ब्रेड अर्निंग हैंड था कोई, या कुछ ऐसा था, उस हिसाब से कंपनसेशन आप देखो कि हर एक फैमिली मेंबर को कितनी कितनी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। तो बोलता है कि दे एक्यूज यू फॉर माल प्रैक्टिसेस, बोलता है कि वो लोग आपको एक्यूज करते हैं माल प्रैक्टिस के लिए कि आप जो है वो घोटाला करते हो। आप क्या करोगे? आस्क फॉर एन इंक्वायरी, इग्नोर दिस एलिगेशन, रिफ्यूज टू वर्क until matter is sorted out, ask your senior to hand over the responsibility to somebody else। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बेहतर आंसर इसका यही हो जाएगा कि आप उस चीज की क्या करोगे? इंक्वायरी करोगे, ठीक है, आप कुछ और नहीं करोगे, आप इंक्वायरी करोगे। यही आपके एक ऑफिसर होने की पहचान कहलाएगी। यू हैव बीन आस्क्ड टू एस्टेब्लिश एबिस्टो शेल्टर फॉर द पुअर, you have invited bids for the contractors, unfortunately the bids are above the approved rates, you would। बोलता है कि आपको बताया गया कि आपको गरीब लोगों के लिए शेल्टर बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, यू हैव इनवाइटेड बिड्स फॉर कॉन्ट्रैक्टर, आपने बिड्स को इनवाइट किया कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कि आओ भाई हम बिड इनवाइट कर रहे हैं, जो भी ये कंस्ट्रक्ट करना चाहता है वो करे। Unfortunately, the bid are above the approved rate. अब
अब लेकिन जो आपकी बिड्स हैं वो बिड्स क्या है, वो अप्रूव्ड रेट से ऊपर है, वो ज्यादा है। आप क्या करोगे, एक्सेप्ट द लोएस्ट बिड, यू वुड कॉल फॉर द न्यू बिड्स, refer the matter to your senior, send new teacher tenders with the better specification। तो आप इस केस में क्या काम करोगे अगर आपके पास ऐसा डिसीजन आएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, कॉल फॉर द लोएस्ट बिड ये भी नहीं होगा, कॉल फॉर द न्यू बिड, रेफर द मैटर टू योर सीनियर। तो इस केस में क्या होगा कि आप अपने सीनियर्स को जो है वो मैटर, अपना केस को फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। उसके बाद you are in charge in administrating polio drops in your area, the work is almost done, just as you take breath you are informed that certain horse in locality has not still received the drop, you are in dilemma as the stocks have been exhausted, you would आप क्या काम करोगे, arrange the drops from another area, request the residents of the house to procure the drops privately, uh, procure a fresh stock of vaccines, buy the vaccine from the doctor and send it to the house। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, क्या आप अरेंज करोगे नए नए ड्रॉप्स फॉर अनदर एरिया, ठीक है, क्या आप रिक्वेस्ट करोगे उन लोगों को कि आप अपने घर में इसको प्रोक्योर करके रखो प्राइवेटली, ठीक है, किसी को आपने दिखाना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा कि मतलब आप यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन ये बताया गया था कि आपको बताया गया है कि पोलो ड्रॉप एरिया के आप इंचार्ज हो, ठीक है, इंचार्ज हो आप, और उसमें क्या है कि द वर्क इज ऑलमोस्ट डन, आपका काम ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन आपको बाद में ये सुनने को मिलता है कि एक किसी घर में कुछ कुछ बच्चों को जो है वो ड्रॉप नहीं मिली है। तो आप क्या काम करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है आप अरेंज करोगे नया, ठीक है। उसके बाद है यू हैव अंडरटेकन अ वेल टू क्रिएट अंडर प्रोजेक्ट टू क्रिएट द लोवेस्ट कॉस्ट होम फॉर द पुअर। उसके बाद बोलता है कि द प्रोजेक्ट हैज बीन टेकन ऑफ वेल, सम इंडिविजुअल्स हैव मूव्ड इन द कंप्लेंट। अच्छा, आपने एक काम किया कि आपने एक प्रोजेक्ट को ले लिया लोएस्ट कॉस्ट पे, द प्रोजेक्ट हैज टेकन ऑफ वेल, तो प्रोजेक्ट काफी अच्छा चला, लेकिन कुछ लोगों ने इनफैक्ट मूव ऑन भी कर लिया, लेकिन द कंप्लेन दैट होम्स आर नॉट हैबिटेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्नेक, यू वुड। अच्छा, लोग आपको कंप्लेन करते हैं कि वो जहाँ पे वहां पे सांप की जगह है, वो अच्छी जगह नहीं है, आप क्या काम करोगे इस केस में? कंटिन्यू द प्रोजेक्ट इग्नोरिंग दिस कंप्लेंट, assure their residents of an inquiry, ask them to lodge a written complaint, ask them to reconsider their decision। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में और उसके बाद फिर आंसर कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा assure the residents of an inquiry, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, you have been approached by the parents of a girl who is being troubled by goons on her way to college, as you are MLA of the constitution, it is your duty to ensure the welfare of the residents, you would tell them to lodge FIR, take your own measures to catch one by one goon, counsel the girl and her parents, take the help of the residents welfare association। तो इस केस में आप क्या काम करोगे, ठीक है। तो इस केस में आप
ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आप अपने खुद से कुछ मेजर्स लोगे, ठीक है, खुद से कुछ मेजर्स लोगे टू कैच वन, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ये क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर गलत हो गया। हाँ, तो कौन सा एंड, हाँ ठीक है, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि आप कैसे कैसे स्टेप्स लोगे उस चीज से वहां पे वो आपका डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू आर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, यू आर ए वेरी एफिशिएंट ऑफिसर, द रेजिडेंट्स फील सेफ and secure due to the efficient working in the police force. However, there is dacoity in your area, an old couple are attacked, please start criticizing you. You would, बोलता है कि आप एक बहुत ही होनहार और बहुत ही जबरदस्त पुलिस ऑफिसर हो और आपका जो एरिया है वो डकैतों के लिए माना जाता है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उस एरिया के ओल्ड कपल, मतलब यानी कि ओल्ड बूढ़े बूढ़ा बूढ़ा मर्द और बुरी औरत को अटैक किया गया। लोग आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या काम करोगे? कंप्लेंट टू योर सीनियर, सबमिट योर रेजिग्नेशन, कंटिन्यू टू वर्क विद योर डिट्रैक्टर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप इस ऐसे केस में क्या करोगे, आप हमें बताइए, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे? आप कंटिन्यू टू वर्क करोगे। आप थोड़ी ना देखोगे कोई चीज क्या क्या बोल रहा है, क्या उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू आर एन ऑफिसर इन one of the revenue department. One day as you are handing the cash, you realize that some money is missing from the safe. You would, देखो, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मान लो तहसीलदार हो, आपने देखा कि आपके पास कैश है, मतलब डिपार्टमेंट का, लेकिन उसके बाद आपको एहसास हुआ कि भाई पैसा गायब हुआ है। उस केस में आप क्या काम करोगे? गेट इट रिकॉर्डेड बाय द कैशियर एंड टैली विद द बैलेंस शीट, अपॉइंट अ प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी टू लुक इनटू द मैटर, इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द मिसिंग मनी, इन्फॉर्म योर सीनियर एंड लेट इट अनाउंस। तो इसका आंसर तो ये जो डी है ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा राइट आंसर, इट इज गेट इट रिकॉर्डेड बाय द कैशियर एंड टैली विद द बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के जो डिसीजन मेकिंग के कुछ क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम्स थी। आपको बता दूं एक बार, हम और डिसीजन मेकिंग के ऊपर हम प्रैक्टिस सेट्स ला रहे हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे। उसके बाद फर्दर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे। पहले हम टॉपिक करेंगे, टॉपिक करने के बाद हम उस पे एमसीक्यूज करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस, और उसके भी प्रैक्टिस सेट्स आपको हमारे